हेलो एवरीवन, आपका आपके यूट्यूब चैनल दिग्विजय कॉमर्स क्लासेस पर फिर से स्वागत है। हम आपके लिए अपने इस यूट्यूब चैनल दिग्विजय कॉमर्स क्लासेस के माध्यम से बीकॉम कॉमर्स के हर एक सब्जेक्ट की पूरी एक सीरीज़ लेके आ रहे हैं। आप हमसे सारे सब्जेक्ट वन बाय वन उनके रूल्स, रेगुलेशन, प्रैक्टिकल क्वेश्चन सब आपको मिलेंगे, यहाँ मिलेंगे। मतलब कॉमर्स की पढ़ाई का पूरा कंप्लीट पैकेज है हमारे पास। आप हमसे जुड़िए। वास्तव में ये यूट्यूब चैनल ही हमारे और आपके संबंधों का आधार है। तो प्यारे दोस्तों, सबसे पहले हमारे इस यूट्यूब चैनल दिग्विजय कॉमर्स क्लासेस को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट मिल सके। ये आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होने जा रहा है। प्यारे दोस्तों, आप चाहे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी के हों या आप अन्य किसी भी यूनिवर्सिटी के हों, इलाहाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी के हों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, या आप कह लीजिए छत्रपति शाहू जी महाराज कानपुर पूर्वांचल, किसी भी यूनिवर्सिटी के अगर आप हों तो वहाँ बीकॉम पार्ट 1 में आपको कंपलसरी सब्जेक्ट के रूप में मिल जाएगा बीआरएफ, बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। बीकॉम मतलब स्टार्टिंग लेवल पे और सीए मतलब टॉप लेवल पे। मतलब ये वो सब्जेक्ट है जो आपके कॉमर्स की पढ़ाई के शुरू से लेकर अंजाम तक आपको मिलेगा। मतलब ये शुरू में आपके साथ है और अंत तक आपके साथ बना रहेगा। तो आप अपने इस YouTube चैनल के जरिए इसकी 1 बाय 1 क्लास चाहते हैं, नियमित क्लास चाहते हैं, तो हमसे जुड़िए। आपकी पूरी पढ़ाई आपकी शर्तों पर होगी। जैसी पढ़ाई आप चाहते हैं कि आपको 1 बाय 1 पूरी पढ़ाई मिले, आपको वर्ड बाय वर्ड पढ़ाया जाए, रेगुलर क्लासेस मिले, PDF अवेलेबल कराया जाए, डाउट सेशन रखा जाए और सबसे बड़ी बात एग्ज़ाम पेपर सॉल्व कराए जाएंगे, वो सब कुछ यहाँ आपको मिलेगा इस YouTube चैनल दिग्विजय कॉमर्स क्लासेस पर। तो हमसे पेड क्लास लीजिए। पेड क्लास पाने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप करिए, मैसेज करिए, आपको पेड क्लास की पूरी जानकारी दे दी जाएगी। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास आपके लिए नंबर बनाने की क्लास होगी। ये मुझसे आप लिखवा के रख लो। आज की क्लास आपको पूरे 5 नंबर दिला रही है और ये 5 नंबर तो निश्चित इस बोर्ड पे लिखी चीज़ में से मिल जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर ये कॉन्सेप्ट आपने क्लियर कर रखे ना तो 40 नंबर आपको दिला रही है ये क्लास। ठीक, मैं ये चाहता बेटा तो ऑब्जेक्टिव मोड के लिए मैं कह सकता था कि ये परिभाषाएं हैं, ये धारा हैं, आप याद कर लो। लेकिन मैं आपके लिए इन परिभाषा धाराओं को समझाने के लिए आया हूँ। आपको 1 बाय 1 अक्षरशः याद करा दूंगा, ये मेरा दावा है। तो आप हमसे जुड़िए। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872, ये हम अपनी पिछली क्लास में आपको बता चुके हैं कि भारतीय अनुबंध अधिनियम अंग्रेजी संनियम के आधार पर बनाया गया है। भारतीय अनुबंध अधिनियम 25 अप्रैल 1872 को संसद में पारित हुआ था। 1 सितंबर 1872 को लागू हुआ है। जम्मू और कश्मीर को छोड़कर पूरे भारत में लागू हुआ है। भारतीय अनुबंध अधिनियम के विषय में 6 विषय थे। पहला तो भारतीय अनुबंध अधिनियम के सामान्य सिद्धांत, दूसरे नंबर पर वस्तु विक्रय अधिनियम, फिर उसके बाद आपने जाना वस्तु विक्रय अधिनियम के बाद एक तरफ से हानि रक्षा, हानि रक्षा के बाद निक्षेप, हानि रक्षा निक्षेप के बाद एजेंसी और एजेंसी के बाद फिर सबसे अंत में साझेदारी। लेकिन वर्तमान में आपने ये जाना कि 1930 में वस्तु विक्रय अधिनियम भारतीय अनुबंध अधिनियम से अलग हुआ और 1932 में भारतीय साझेदारी अधिनियम भारतीय अनुबंध अधिनियम से अलग हो चुका है। लेकिन अनुबंध अधिनियम के जो मुख्य सिद्धांत हैं उनमें कौन सी आधारभूत शब्दावली इस्तेमाल होगी, मतलब वो कौन से वर्ड इस्तेमाल किए जाएंगे, हमें उनकी डेफिनीशन और उनकी धारा जानना है। और इस पूरे किताब में कम से कम 20 धारा एग्जाम में जरूर आएंगी। ठीक, दिया होगा जैसे प्रस्ताव की धारा 2A ऑप्शन,
आपको टिक कर देना होगा। तो ऐसे ही सबकी धाराओं के साथ आपको याद करना होगा। बेटा धारा याद तो आपको करना होगा, मैं बता सकता हूँ किस चीज़ की धारा कौन सी है, लेकिन डेफिनेशन हम आपको सिखाते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले आधारभूत शब्दावली पर चलते हैं जो इस पूरे अनुबंध अधिनियम में मिलने वाली हैं। एक एक करके हम चुन चुन के आपको बताते हैं। प्रस्ताव, प्रपोजल किसे कहते हैं? प्रपोजल, प्रपोज शब्द से ही आया है प्रपोजल। आपके चेहरे की मुस्कान बता रही है कि आप गहराई से समझना चाहते हैं। तो प्रपोजल कहते किसे हैं? तो जब एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के सम्मुख, ध्यान देना, जब एक व्यक्ति, मान लो ये एक व्यक्ति है, जब एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के सम्मुख किसी कार्य को करने या उससे विरत रहने के संदर्भ में अपनी इच्छा इस उद्देश्य से रखता है कि वो दूसरा उस पर अपनी सहमति देगा, तो उसे ही प्रपोजल कहते हैं, ऑफर कहते हैं, प्रस्ताव कहते हैं। ठीक है। और प्रस्ताव की परिभाषा किस में दी गई है? धारा 2A में। क्लियर? तो आप याद रखिएगा प्रस्ताव की धारा 2A, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। धारा 2A किसके लिए है? प्रस्ताव के लिए। ठीक। प्रस्ताव होता क्या है? जब एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के सम्मुख किसी कार्य को करने या उससे विरत रहने के संबंध में अपनी इच्छा इस उद्देश्य से रखता है कि वह दूसरा व्यक्ति उस पर अपनी सहमति देगा, उसे ही प्रपोजल कहते हैं। मान लीजिए राम नाम का व्यक्ति है। राम सुरेश से ये कहता है कि मैं अपनी मोटरसाइकिल बेचना चाहता हूँ, क्या तुम मेरी मोटरसाइकिल खरीदोगे? तो ये राम के द्वारा सुरेश से किया हुआ प्रस्ताव है। कंफर्म? ध्यान देना बेटा, प्रस्ताव किसी कार्य को करने के लिए हो सकता है या किसी कार्य से हटने के लिए हो सकता है। मान लीजिए कहीं आप जाना चाह रहे थे और कोई व्यक्ति आपसे कहे कि अगर तुम वहाँ नहीं जाते हो तब हम आपको इतने रुपए देंगे, तो वो आपके लिए वहाँ ना जाने का मतलब उस कार्य से अलग होने का प्रपोजल है तो वो भी प्रपोजल। तो यहाँ नियम क्या बनता है कि जब कोई व्यक्ति, एक व्यक्ति, मैंने यहाँ किसका उदाहरण दिया? राम, किसी दूसरे व्यक्ति के सम्मुख, मतलब किसके सामने? सुरेश के सामने। तो जब एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के सम्मुख किसी कार्य को करने या उससे विरत रहने के संदर्भ में अपनी इच्छा इस उद्देश्य से रखता है कि वो दूसरा उस पर अपनी सहमति देगा, उसे ही प्रस्ताव कहते हैं। तो यहाँ ये कहा जाएगा कि राम ने सुरेश के सम्मुख प्रस्ताव रखा। धारा 2A। कंफर्म? प्रस्ताव के बाद अगली परिभाषा है स्वीकृति। स्वीकृति और वचन दोनों को धारा 2B में रखा गया है। क्यों? अभी आप जान जाइएगा। ठीक है। मतलब जैसे ही एक प्रस्ताव की स्वीकृति मिलती है तुरंत वो उसका रूप बदल जाता है और वो क्या बन जाता है? वचन। ठीक। तो मेन डेफिनेशन है वचन की, लेकिन आपको जानना स्वीकृति भी होगा। ठीक है। तो स्वीकृति किसे कहेंगे? धारा 2B। अगर स्वीकृति आता है तो आप धारा 2B पे टिक करिएगा, वचन आता है तो भी आप धारा 2B पे टिक करिएगा। ठीक है। धारा 2 की उपधारा B। ठीक है। ऐसा है, भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 2 की उपधारा A में प्रस्ताव, भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 2 की उपधारा B में स्वीकृति और वचन। तो स्वीकृति किसे कहेंगे? जब एक व्यक्ति जिसके सम्मुख प्रस्ताव किया गया है, यदि वो किए गए प्रस्ताव पर अपनी सहमति देता है, तब उसे ही कहा जाएगा उसने प्रस्ताव की स्वीकृति दे दी। ठीक। परिभाषा क्या बनी? जब एक व्यक्ति जिसके सम्मुख प्रस्ताव किया गया है, यदि उस किए गए प्रस्ताव पर अपनी सहमति देता है, तो ये कहा जाएगा उसने प्रस्ताव की स्वीकृति दे दी। ठीक। धारा 2B। जैसे मैंने अभी उदाहरण दिया ना कि राम अपनी मोटरसाइकिल
सुरेश को बेचना चाहता है। वो ये कहता है कि क्या तुम मेरी मोटरसाइकिल खरीदोगे। तो ये राम के द्वारा सुरेश के सामने किया हुआ प्रस्ताव। और जैसे ही सुरेश ये कहता हाँ ठीक है मैं मोटरसाइकिल खरीदूंगा, तुरंत ये सुरेश के द्वारा दी गई स्वीकृति हो गई। कंफर्म। तो प्रस्ताव धारा 2A। तो जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के सम्मुख किसी कार्य को करने या उससे विरत रहने के समय, विरत रहना मतलब अलग रहना, कि आप इस काम को करो, वो कार्य को करने के लिए है। और ये कहा जाए कि आप इस कार्य को ना करो, वो किसी कार्य से विरत रहने के लिए है। तो जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के सम्मुख किसी कार्य को करने या विरत रहने के संदर्भ में अपनी इच्छा इस उद्देश्य से रखता है कि वो दूसरा उस पर अपनी सहमति देगा, वो प्रस्ताव था। और कभी भी प्रस्ताव किया जाएगा तो सहमति प्राप्त करने के लिए ही किया जाएगा। और जिसके सम्मुख प्रस्ताव किया गया है, जैसे ही वो उस पर अपनी सहमति देगा, उसे ही हम क्या कहेंगे, स्वीकृति कहेंगे, धारा 2B। और तुरंत ये पिछले बार के एग्जाम में 3 क्वेश्चन आया था। जैसे ही स्वीकृति मिलती है प्रस्ताव की, तुरंत वो क्या बन जाता है, वचन। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या था, स्वीकृत प्रस्ताव वचन कहलाता है। 1 ठीक है। प्रस्ताव स्वीकार होने पर क्या बन जाता है, वचन बन जाता है। ठीक है। यही घुमा के आपको 3 क्वेश्चन, ऐसा इम्पॉसिबल है कि ये एग्जाम में ना आए। तो स्वीकृत प्रस्ताव क्या कहलाएगा, वचन कहलाएगा। और कौन सी धारा है, 2B। कंफर्म, धारा 2B। तो वचन आप बता लेंगे, जब एक व्यक्ति जिसके सम्मुख प्रस्ताव किया गया है, यदि वो किए गए प्रस्ताव पर वो दूसरा व्यक्ति जिसके सम्मुख प्रस्ताव किया गया है, यदि वो उस पर अपनी सहमति देता है तो उसे स्वीकृत कहते हैं। और जैसे ही एक प्रस्ताव की स्वीकृति मिलती है, तुरंत वो प्रस्ताव क्या बन जाता है, वचन बन जाता है, प्रॉमिस बन जाता है। When a proposal accept then become promise। जैसे ही एक प्रपोजल एक्सेप्ट बनता है, वो दोनों पक्षकारों के बीच में एक प्रॉमिस का निर्माण कर देता है। मैंने आपके सामने कोई प्रपोजल किया किसी बात का, हाँ जी, जो आप समझ रहे हैं उसका भी हो सकता है, और सामने वाला पक्षकार उसको एक्सेप्ट कर ले। ठीक है। तो जब मैंने प्रपोजल किया और सामने वाले आप उसको एक्सेप्ट करते हैं, तो हम तुम एक प्रॉमिस में आ गए। अब तुम उस प्रॉमिस को पूरा करो और उस प्रॉमिस को हम भी निभाएंगे। कंफर्म, धारा 2B। आगे बढ़ते हैं। बहुत ही रुचिकर विषय होने वाला है, आनंद आने वाला है। आपका ये साथ, हमारा ये साथ अगर बना रहा तो पढ़ाई हसीन होगी और नंबर भी आपके बहुत ही खूबसूरत आएंगे। हमसे पेड क्लास लीजिए। सबसे ज़्यादा वचनदाता और वचन ग्रहीता किसे कहते हैं, ठीक है। वचनदाता और वचन ग्रहीता किसे कहते हैं, प्रॉमिसर और प्रॉमिसी। प्रॉमिसर और प्रॉमिसी किसे कहते हैं, तो जिस व्यक्ति ने किसी कार्य को करने या उससे विरत रहने के लिए अपनी इच्छा दूसरे व्यक्ति के सम्मुख रखी, उसे प्रॉमिसर कहते हैं, प्रस्तावक कहते हैं। ठीक है। मतलब जब एक व्यक्ति अपनी इच्छा किसी दूसरे व्यक्ति के सम्मुख रखता है, तो जो व्यक्ति अपनी इच्छा रखता है उसे ही प्रस्तावक कहते हैं या वचनदाता कहते हैं। और जो उस किए गए प्रस्ताव की स्वीकृति देता है उसे वचन ग्रहीता कहते हैं या स्वीकर्ता कहते हैं। कंफर्म। तो वचनदाता मतलब एक प्रस्ताव करने वाला ही प्रस्तावक या वचनदाता कहलाता है, और उस प्रस्ताव को स्वीकार करने वाला स्वीकर्ता ही वचन ग्रहीता कहलाता है। और वचनदाता और वचन ग्रहीता दोनों की परिभाषा धारा 2C में दी गई है। कंफर्म, धारा 2C, प्रॉमिसर प्रॉमिसी। फिर हम आते हैं प्रतिफल, कॉन्सिडरेशन। ये सबसे कठिन डेफिनेशन होने वाली है, लेकिन आप के बदले में जानिए। अगर आपसे कोई पूछ बैठे कि प्रतिफल, कॉन्सिडरेशन, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कॉन्सिडरेशन, तो इसके लिए आप एक शब्द इस्तेमाल करिएगा के बदले में। जैसे अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और आपका प्यार मुझे मिल रहा है, तो मेरे द्वारा दिए गए ज्ञान का आपका ये प्यार मेरे लिए प्रतिफल है, कॉन्सिडरेशन है। लेकिन जब आप पेड क्लास लेते हो
तो जब मैं आपको ज्ञान देता हूँ तो मेरे द्वारा दिया गया ज्ञान आपके लिए प्रतिफल है, और आपके द्वारा भुगतान किया गया शुल्क मेरे लिए प्रतिफल है। ठीक है, कॉन्सिडरेशन। तो कॉन्सिडरेशन कहते किसे हैं, डेफिनेशन जान लीजिए। पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, धारा 2D, प्रतिफल किस धारा में दिया गया है, धारा 2D में। तो प्रतिफल कहते किसे हैं, मैंने एक शब्द दिया प्रतिफल को, अगर आप समझना चाहते हो तो के बदले में, मतलब किसी कार्य को करने के बदले में जो आप भुगतान करते हो, प्रतिफल। जब आपकी इच्छा पर आपका कोई कार्य किया हो, आपने उसको जो भुगतान किया हो, वो प्रतिफल था। ठीक है, तो प्रतिफल कहते किसे हैं, के बदले में। ठीक है, जैसे प्रतिफल की डेफिनेशन क्या है, भारतीय अनुबंध अधिनियम में डेफिनेशन कौन सी दी गई है, धारा 2D में। जब एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की इच्छा पर कोई कार्य करता हो या विरत रहता हो, मतलब आपने मेरी इच्छा पर कोई काम किया हो या मेरी इच्छा पर किसी काम को ना किए हो, तो जब एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की इच्छा पर कोई कार्य करता हो या विरत रहता हो, या करने या विरत रहने के संदर्भ में भविष्य में करेगा या विरत रहेगा, या पीछे कोई कार्य किया हो या विरत रहा हो, ध्यान देना तीनों बातें कही गई हैं कि जब एक व्यक्ति या वचनदाता की इच्छा पर वचन ग्रहीता ने कोई कार्य किया हो या विरत रहा हो, ठीक है, करता हो या विरत रहता हो, भविष्य में करने या विरत रहने के संदर्भ में अपनी सहमति देता है, तो ऐसा कार्य, विरत या वचन ही एक दूसरे के लिए प्रतिफल होगा। जैसे ध्यान देना, मैंने ये कहा आपको, फिर से परिभाषा जान लीजिए, कठिन है, थोड़ी सी कठिन है क्योंकि लंबी परिभाषा है। जब वचनदाता की इच्छा पर वचन ग्रहीता ने कोई कार्य किया हो या विरत रहा हो, भविष्य में करने या विरत रहने के संदर्भ में अपनी इच्छा प्रकट करता है, तो ऐसा कार्य, विरत या वचन ही उसके लिए क्या कहलाएगा, प्रतिफल कहलाएगा। जैसे राम ने सुरेश से अपनी मोटरसाइकिल खरीदने के लिए कहा और सुरेश ने कहा हाँ हम आपकी मोटरसाइकिल खरीदेंगे। राम ने कहा कि मैं 5,000 में अपनी मोटरसाइकिल बेचना चाहता हूँ। सुरेश ने कहा ठीक है हम 5,000 में आपकी मोटरसाइकिल खरीदेंगे। तो सुरेश के लिए राम के द्वारा दी जाने वाली मोटरसाइकिल प्रतिफल हो जाएगी और राम के लिए सुरेश के द्वारा दिया जाने वाला 5,000 रुपया प्रतिफल हो जाएगा। कंफर्म? आगे चलें। अगर ये उदाहरण आपको समझ में आ गया, प्रतिफल किसे कहते हैं, कॉन्सिडरेशन, कि जब वचनदाता की इच्छा पर वचन ग्रहीता ने कोई कार्य किया हो, विरत रहा हो, करता हो या विरत रहता हो, भविष्य में करने या विरत रहने के संदर्भ में अपने वचन देता है, तो ऐसा कार्य, विरत या वचन ही प्रतिफल कहलाता है। धारा 2D। धारा 2E किसे कहेंगे, ठहराव, एग्रीमेंट, करार, समझौता। ठीक है, इतने नाम हमने बता दिए। क्या? ठहराव, करार, समझौता, एग्रीमेंट। एग्रीमेंट शब्द आपने सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया होगा। एग्रीमेंट होता क्या है कि प्रत्येक वचन, ध्यान देना, प्रत्येक वचन, एवरी प्रॉमिस, तो प्रत्येक वचन में क्या क्या गया, पहले प्रस्ताव होगा, उस प्रस्ताव की स्वीकृति होगी, तब वही आगे क्या बनेगा, वचन। तो प्रत्येक वचन या वचनों के समूह जो एक दूसरे के लिए प्रतिफल हों, तो एक वचन मैंने आपको दिया हो और उसके प्रत्युत्तर में एक वचन आपने मुझको दिया हो, तो मेरे द्वारा दिया गया वचन आपके लिए और आपके द्वारा दिया गया वचन मेरे लिए जब प्रतिफल बन जाए, तो वही हम दोनों के बीच में ठहराव का निर्माण करता है। एग्रीमेंट का निर्माण होता है। कंफर्म? जैसे मैंने कहीं से भी ये कोई भी उदाहरण ले लीजिए, मान लीजिए मैं अपनी ये पेन 20 रुपए में आपको बेचना चाहता हूँ। मैंने ये कहा कि मैं अपनी ये पेन 20 रुपए में बेच दूंगा, क्या तुम खरीदोगे? तुमने तुरंत ये कहा हाँ हम आपकी ये पेन 20 रुपए में खरीद लेंगे। मैंने वचन आपको दिया, आपने वचन मुझे दिया, मैं पेन आपको दूंगा, 20 रुपये आप मुझे देंगे। हम दोनों के द्वारा दिए गए वचन एक दूसरे के लिए क्या हो गए, प्रतिफल। तो यही हम दोनों के बीच में किसका निर्माण करता है, एग्रीमेंट का।
कंफर्म। तो परिभाषा क्या बनी? धारा 2A, धारा 2E एग्रीमेंट, ठहराव। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्या आएगा? धारा 2E किसकी है? ठहराव की। ठहराव की धारा कौन सी है? 2E। दोनों घुमाए जा सकते हैं। और ठहराव होता क्या है? प्रत्येक वचन और वचनों के समूह जो एक दूसरे के लिए प्रतिफल हों उसे ही ठहराव कहते हैं। ठीक है। जैसे ही प्रस्ताव स्वीकृति होती है वही वचन बनता है, वचन एक दूसरे के लिए प्रतिफल होता है तो क्या बन जाता है? ठहराव। पारस्परिक वचन किसे कहते हैं? ऐसे वचन, धारा 2F, ये बहुत कम एग्जाम में पुट अप होने वाली चीज़ है, आप डेफिनेशन याद रख लीजिएगा बस। धारा 2F है सेक्शन। प्रत्येक वचन, ऐसे वचन जो एक दूसरे के लिए प्रतिफल अथवा आंशिक प्रतिफल हों। प्रत्येक वचन जो एक दूसरे के लिए प्रतिफल हो। मेरे द्वारा दिया गया वचन तुम्हारे लिए, तुम्हारे द्वारा दिया गया वचन मेरे लिए प्रतिफल हो, या उस प्रतिफल का थोड़ा सा हिस्सा हो, आंशिक प्रतिफल हो, तो वही क्या कहलाता है? पारस्परिक वचन कहलाता है। ठीक है। पारस्परिक वचन, रेसिप्रोकल प्रॉमिस जिसे कहते हैं। ठीक है। तो रेसिप्रोकल प्रॉमिस किसे कहेंगे? याद हो गया कि प्रत्येक वचन जो एक दूसरे के लिए प्रतिफल हो या आंशिक प्रतिफल हो उसे ही पारस्परिक वचन कहते हैं। यहाँ पे बेटा ये ठहराव था, इसके बाद आप सीधा यहाँ आइएगा व्यर्थ ठहराव। ठहराव में कितने पक्षकार होंगे? 2, कम से कम 2। जैसे कि जब एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के सम्मुख किसी कार्य को करने या उससे विरत रहने के संदर्भ में अपनी इच्छा इस उद्देश्य रखेगा, सामने वाला उसे स्वीकार करेगा, प्रस्ताव। और जब उस सामने वाले ने उसको स्वीकार किया, स्वीकृति। जैसे ही स्वीकृति मिली क्या बन गया? वचन। अब दोनों के द्वारा दिए गए वचन एक दूसरे के लिए क्या हो गए? प्रतिफल। तो वही किसका निर्माण कर दिया? ठहराव का। तो प्रत्येक वचन और वचनों के समूह जो एक दूसरे के लिए प्रतिफल हों ठहराव कहते हैं। अब मान लो मैं अपनी बात से पीछे हट रहा हूं तो क्या आप मुझे बाध्य कर सकते हो? बिल्कुल। और अगर मान लीजिए मैं अपनी बात से पीछे हट रहा हूं तो आप मुझे बाध्य कर रहे हो, और अगर आप अपनी बात से पीछे हट रहे हो तो मैं आपको बाध्य करूं कि भाई हमें ये काम करवाना है, आप कैसे अपनी बात से पीछे हट जा रहे हो। तो जब ऐसा हो, या हो सकता है ऐसा ना हो सकता है दोनों की स्थिति मजबूत हो, दोनों उसको बदलवा सकते हो, और हो सकता है किसी एक की स्थिति मजबूत हो जो उसको बदलवा सके, और हो सकता है किसी की स्थिति मजबूत ना हो जो उसको कोई भी बदलवा ना सके। मान लो हमने आपसे कोई ठहराव किया, मतलब मैंने एक प्रस्ताव किया, आपने उस प्रस्ताव का वचन दिया, मतलब उस प्रस्ताव की स्वीकृति दी, हम दोनों के बीच में वचन का निर्माण हुआ और प्रतिफल भी हुआ। लेकिन वो किसी ऐसे कार्य के संदर्भ में है जिसे बदला नहीं, जिसे आगे पूरा नहीं किया जा सकता। आगे आप पढ़ेंगे तो मतलब जैसे मान लीजिए किसी के विवाह रुकवाने के लिए हो, किसी का व्यापार रुकवाने के लिए हो, असंभव कार्य के हों, या मान लीजिए सहमति स्वतंत्र ना हो, ऐसे बहुत सी चीज़ें आप पढ़ेंगे। ठीक है ना। आगे चलकर तो मान लीजिए कि जब कुछ ऐसी बातें उसमें जुड़ गईं जिसकी वजह से दोनों पक्षकार उसको बदलवा नहीं सकते। मतलब मैं, अगर आप अपनी बात से पीछे हट रहे हो तो मैं न्यायालय की शरण में जाऊं तो न्यायालय मेरा पक्ष नहीं सुनेगा, और अगर मैं पीछे हट रहा हूं तो आप न्यायालय जाएं तो न्यायालय आपका पक्ष नहीं सुनेगा। मतलब दोनों ही पक्षकार उसको बदलवा नहीं सकते। उसे व्यर्थ ठहराव कहा जाता है, वाइड एग्रीमेंट कहा जाता है। जैसे आप मान लीजिए किसी अवयस्क के साथ अनुबंध करो तो चलो वो भी ठीक है। मैंने कहा कोई असंभव कार्य करने का ठहराव करो तो ये सब ऐसे ठहराव हैं जिसे कोई भी पक्षकार बदलवा नहीं सकता। ना मैं अपनी इच्छा से बदलवा सकता हूँ और ना आप बदलवा सकते हैं। ठीक है। तो जब कोई ऐसा ठहराव, व्यर्थ ठहराव की डेफिनेशन क्या है? प्रत्येक ऐसे ठहराव जिसे राज नियम द्वारा बदलवाया ना जा सके, परिवर्तित नहीं कराया जा सकता, उसे ही क्या कहते हैं? व्यर्थ ठहराव या शून्य ठहराव कहा जाता है। इसे ही दूसरा नाम भी क्या दिया गया है? शून्य ठहराव कहा जाता है। धारा 2G सबसे ज़्यादा बार एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। धारा 2G व्यर्थ ठहराव या शून्य ठहराव। शून्य या व्यर्थ इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि किसी भी पक्षकार के पास ये अधिकार नहीं है कि इसको बदलवा सके। मतलब ये वे ठहराव हैं, मतलब प्रस्ताव था, वचन था, स्वीकृति थी, प्रतिफल था,
सब था, लेकिन इससे किसी भी पक्षकार को ये स्थिति नहीं प्राप्त हुई कि वो सामने वाले को बाध्य कर सके। तो जब ये स्थिति प्राप्त नहीं हुई तो उसे ही क्या कहा जाएगा? शून्य ठहराव कहा जाता है या व्यर्थ ठहराव कहा जाता है। जैसे गैर कानूनी हो या आप कोई ऐसा जिसे कानून या अनुबंध अधिनियम सही नहीं मानता, तो वो व्यर्थ ठहराव कहते हैं। कोई भी पक्षकार इसे बदलवा नहीं सकता। ठीक है, तो प्रत्येक ठहराव जिसे या वह ठहराव जिसे कानूनन बदला ना जा सके उसे व्यर्थ ठहराव कहते हैं। और अगर जिसे बदला जा सके वो, तब तुरंत वो आ जाएगा अनुबंध, कॉन्ट्रैक्ट। अनुबंध, प्रसंविदा, कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है? तो प्रत्येक वचन, प्रत्येक ठहराव जो राज नियम द्वारा प्रवर्तनीय हो उसे ही अनुबंध कहते हैं। ठीक है, प्रत्येक ठहराव जो राज नियम द्वारा प्रवर्तनीय हो उसे अनुबंध कहते हैं। धारा 2H, धारा 2H में अनुबंध की परिभाषा दी गई है। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, अनुबंध के लिए कितनी बातें होनी चाहिए? 2। पहले तो ठहराव का होना कंपलसरी है, ठहराव होना अनिवार्य है। जैसे आगे चल के आप एक क्वेश्चन पढ़ेंगे कि बिना इमारत के, बिना नींव के इमारत नहीं बन सकती, ठीक उसी प्रकार बिना ठहराव के अनुबंध नहीं हो सकता। अगर पीक पे आप देख रहे हो कि अनुबंध है तो ये श्योर है कि नीचे ठहराव था। मतलब एक ठहराव जैसे ही राज नियम द्वारा प्रवर्तनीय बनता है तुरंत वो क्या बन जाता है? अनुबंध का रूप ले लेता है। मतलब दोनों पक्षकार की ये न्यायिक स्थिति है कि वो उसको बदलवा सकते हैं। अगर कोई एक पक्षकार अपनी बात से पीछे हट रहा है तो कोई दूसरा पक्षकार उसको बाध्य कर सकता है। जब दोनों पक्षकार को ये न्यायिक स्थिति मिल जाती है तो उसे ही अनुबंध कहा जाता है, कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। ठीक है, तो प्रत्येक वचन और वचनों के समूह जो एक दूसरे के लिए प्रतिफल हो उसे ठहराव कहते हैं। और किए गए ठहराव को जब कोई भी पक्षकार बदलवा ना सकें, राज नियम द्वारा उसको बदलवाना संभव ना हो, तब उसे व्यर्थ ठहराव कहा जाता है। और जब दोनों पक्षकार को ऐसी शक्तियां मिल जाएं कि दोनों उसको बदलवा सकें, जैसे मैंने कहा राम ने सुरेश से कहा कि मैं अपनी मोटरसाइकिल 5,000 रुपये में बेच दूंगा, क्या आप खरीदोगे? सुरेश ने कहा हम खरीदेंगे। अब दोनों के बीच में प्रस्ताव हुआ, स्वीकृति हुई, वचन बना, ठहराव बना। अब राम अगर अपनी बात से पीछे हट रहे हैं, उसको मोटरसाइकिल नहीं बेच रहे हैं, किसी दूसरे को ज़्यादा पैसा लेकर बेच रहे हैं, तो सुरेश उनको बाध्य कर सकता है कि हमें मोटरसाइकिल चाहिए, हमने एक्सेप्ट किया था। और अगर अब सुरेश पीछे हट रहे हैं कि नहीं हम नहीं खरीदेंगे, हम 5,000 में नहीं लेंगे, हमें 4,000 में दीजिए, तो राम उनको बाध्य कर सकता है। इसे अनुबंध कहते हैं। ठीक, कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। तो प्रत्येक ठहराव जो राज नियम द्वारा प्रवर्तनीय हो, मतलब दोनों पक्षकार सामने वाले को बाध्य कर सकें, उसे ही अनुबंध कहा जाता है। तो प्रत्येक ठहराव जो राज नियम द्वारा प्रवर्तनीय हो वो अनुबंध कहलाएगा। धारा 2H। व्यर्थनीय किसे कहते हैं? कभी कभी ऐसे भी मुद्दे बनते हैं कि केवल एक पक्षकार को अधिकार मिलता है जबकि दूसरा पक्षकार उसको बदलवाने की स्थिति में नहीं होता। जैसे रंगनायकम्मा बनाम अलवर शेट्टी का विवाद है। रंगनायकम्मा बनाम अलवर शेट्टी के विवाद में रंगनायकम्मा के पति की मृत्यु होती है और अलवर शेट्टी उनसे ये कहते हैं कि जब तक आप किसी एक बच्चे को गोद नहीं ले लेती आपको आपके पति का दाह संस्कार करने नहीं दिया जाएगा। तो ये अलवर शेट्टी के द्वारा किया हुआ उत्पीड़न है। वहाँ रंगनायकम्मा ने एक बच्चे को गोद लिया, पति का दाह संस्कार किया और उसके बाद केस किया है। किसकी बात मानी जाएगी? रंगनायकम्मा की। केवल एक पक्षकार का कानून मदद करेगा। जब किसी एक पक्षकार की ही वैधानिक स्थिति वो ये बने कि वो उस अनुबंध को परिवर्तित करा सकता हो, दूसरा पक्षकार उसको बदलवाने की स्थिति में ना हो, तो उसे व्यर्थनीय अनुबंध कहते हैं। धारा 2I। तो व्यर्थनीय अनुबंध किसे कहेंगे? जब एक ऐसा ठहराव जो केवल एक पक्षकार की इच्छा पर राज नियम द्वारा प्रवर्तनीय हो उसे ही व्यर्थनीय अनुबंध कहते हैं। ठीक है, तो व्यर्थ अनुबंध या शून्य अनुबंध किसे कहते हैं? कि एक अनुबंध जब वह वैधानिक रूप से प्रवर्तनीय नहीं हो पाता, कि एक अनुबंध जब वैधानिक रूप से प्रवर्तनीय हो ही नहीं सकता
तब उसे ही क्या कहा जाता है, व्यर्थ अनुबंध कहा जाता है। जैसे एक व्यक्ति अपनी लड़की की शादी की बात करता है जबकि लड़की की मृत्यु हो चुकी है, तो वो क्या है, व्यर्थ अथवा शून्य अनुबंध है। उसे परिणित नहीं कराया जा सकता या उसकी कहीं दूसरी जगह शादी वो कर चुकी है, तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं, व्यर्थ होती हैं, जिसे कोई भी पक्षकार बदलवा ना सके, उसे ही क्या कहेंगे, व्यर्थ अथवा शून्य अनुबंध कहेंगे। धारा 2J फिर से जान लीजिए, व्यर्थ अथवा शून्य अनुबंध किसे कहते हैं, जब एक अनुबंध हुआ वैधानिक रूप से प्रवर्तनीय नहीं हो पाता तो उस समय व्यर्थ कहा जाता है। इस प्रकार प्रवर्तनीय नहीं हो पाता, कानूनन रूप से उसको बदला नहीं जा सकता, तो उसे ही क्या कहा जाएगा, व्यर्थ अथवा शून्य अनुबंध कहा जाता है। धारा 2J। तो ये थी महत्वपूर्ण शब्दावली जो इस पूरे पाठ में आपको मिलेंगी। कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला, प्रस्ताव स्वीकृत होने पर बन जाता है वचन। अनुबंध के लिए ठहराव का होना अनिवार्य है। मैंने अभी कहा कि जैसे अगर नीचे ठहराव होगा तभी ऊपर अनुबंध बनेगा। क्यों, पहले ठहराव, फिर राजनियम द्वारा प्रवर्तनीय, फिर अनुबंध। ठीक वैसे नींव है, दीवार है, इमारत बन जाएगी। ठीक है, तो मतलब ये कि बिना नींव की इमारत नहीं हो सकती, ठीक वैसे बिना ठहराव के अनुबंध नहीं हो सकता। तो एक ठहराव का होना अनिवार्य है। तो व्यर्थ ठहराव वैध होता है, नहीं। अवैध होता है, नहीं। लागू नहीं हो सकता। तो व्यर्थ ठहराव ऐसा होता है जो कभी भी लागू नहीं हो सकता। तो आपको ये क्लास कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। आपके लाइक और कमेंट का इंतज़ार रहेगा। और आप हमसे पेड क्लास लीजिए। पेड क्लास पाने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 9984358237 पर व्हाट्सएप करिए, मैसेज करिए। आपको पेड क्लास की जानकारी दे दी जाएगी, जिसमें आप बहुत थोड़े से शुल्क का भुगतान करके हमसे एक नियमित क्लास पा सकते हैं। PDF, डाउट सेशन, एग्ज़ाम पेपर, सब कुछ यहाँ आपको मिलेगा। तो हमसे जुड़िए और अपनी कॉमर्स की पूरी पढ़ाई को बिंदास तरीके से पूरा करिए। तो आज के लिए इतना ही। कल एक नए टॉपिक, नए लेसन के साथ हम आपसे पुनः मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही। चलते हैं दोस्तों, बाय बाय दोस्तों। और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।